नमस्कार दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस फिजिक्स की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट, प्रकाश। इसमें हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं दर्पण। दर्पण से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था गोलीय दर्पण कैसे बनते हैं। एक कांच का खोखला गोला होता है, आप उसी में से उस कांच के गोले को काट लेते हैं। जैसे हमने ये वाला पार्ट काट लिया, उसके एक तरफ अगर आप सिल्वर का पेंट कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो दूसरा वाला तल है, दूसरा वाला तल ये परावर्तक तल का काम करेगा। इसी को कहते हैं दर्पण, इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आइए, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक पॉइंट है, इसका होता है, जैसे ये गोला बना हुआ है, खोखला गोला, इसका एक केंद्र होगा सी, इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या आर है इस खोखले गोले की। अब हमने इस वाले दर्पण को बनाने के लिए गोला को काट लिया और इसके एक तरफ पॉलिश कर दी। अब हमारा ये बन गया अवतल दर्पण, बन गया अवतल दर्पण। अब बन गया। अगर कोई हमसे कहे अवतल दर्पण ये जो है इसका वक्रता केंद्र क्या होगा, तो हम इसकी परिभाषा देंगे, जिस गोले से यह काट कर दर्पण बनाया गया है उस गोले का जो केंद्र था, उस गोले का जो केंद्र था वही इस अवतल दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। आपको समझ आ गया वक्रता केंद्र की परिभाषा। जो गोलीय दर्पण दिया गया है अवतल दर्पण, वह दर्पण जिस गोले से काट के बनाया गया है, जिस कांच के गोले से काट के बनाया गया है, उस कांच के गोले का जो केंद्र था उसी को इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आएगा दूसरा टर्म, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी वही है, वह कांच का खोखला गोला, जिस कांच के खोखले गोले से यह दर्पण बनाया गया है, उस कांच के खोखले गोले की जो त्रिज्या थी, इसकी क्या कहलाएगी, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। अब तीसरा है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो ये देखिए आप, यहां से हमने इस गोले को कट किया, तो ये वाला क्या हो गया, अंदर वाला पार्ट परावर्तक तल हो गया। तो आप देखेंगे इस पूरे परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, ये वाला परावर्तक तल है, तो इसका कोई ना कोई मध्य बिंदु होगा ही। तो उस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है उसका मध्य बिंदु जो होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब दोस्तों आएगा मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो कहलाएगी वो इस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब पांचवा बिंदु है मुख्य फोकस। मान लीजिए मुख्य फोकस ये है। बेसिकली मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, दर्पण के मुख्य अक्ष, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको मुख्य फोकस की परिभाषा क्लियर हो गई, मुख्य फोकस। अब आएगा छठा बिंदु, फोकस दूरी। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। इस फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ। तो ये हो गई मुख्य फोकस दूरी। तो दोस्तों आपको पता चल गया वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और फोकस दूरी क्या होती है। ये दर्पण के बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने आपको समझा दिए। प्रतिबिंब। आज हम प्रतिबिंब देखेंगे। प्रतिबिंब से पहले हम आपको पहले बता देते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए ये वस्तु रखी हुई है। जब इस वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण आप देखेंगे, जब यहाँ से वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। तो देखेंगे आप यहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं। जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रही हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वो ये ही होगा, वस्तु का प्रतिबिंब। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जैसे ये हमारी वस्तु है, तो वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की परिभाषा है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को हम कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। दोस्तों प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब आइए आपको समझाते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा अवतल दर्पण है, अगर यहां पर हमारी कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हुई है, यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जैसे ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी परावर्तन के पश्चात, और जो दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये वक्रता केंद्र से ही वापस लौटेगी। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, आप देखेंगे यहाँ ये वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये वास्तव में मिल रही हैं। तो इसीलिए जहां पर किरणें वास्तव में मिलती हैं उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब आइए दोस्तों देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों हमारी वस्तु जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है ये, तो जब एक प्रकाश की किरण इस अक्ष के समांतर जाएगी तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। वहीं दूसरी किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो ये वक्रता केंद्र से ही वापस होगी। तो आप देखेंगे अगर इन दोनों किरणों को पीछे की ओर अगर आप हटाएंगे तो पीछे की ओर हटाने पे आपको ये किरणें आपस में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल नहीं रही हैं। लेकिन जब इनको आप पीछे हटाएंगे तो देखेंगे ये किरणें आपस में मिलेंगी और मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसी वजह से जहाँ पे प्रतीत होती हैं वास्तव में नहीं मिलती हैं वहाँ पे ही बनता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का मतलब किरणें केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं मिलेंगी। इसीलिए आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमने आपको बताया था किरणें वास्तव में मिलती हैं और जहाँ पे किरणें वास्तव में मिलती हैं वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। तो दोस्तों हमने आपको बताया प्रतिबिंब क्या होता है, फिर हमने वास्तविक प्रतिबिंब इसके बाद हमने आपको प्रतिबिंब के प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब भी बताए। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। आइए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये बेसिकली 3 नियम है। आप अगर 3 नियम को देख लेंगे तो आप किसी भी प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो पहला नियम है, अगर कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब आइए हम बताते हैं दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से चलती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जस्ट उसका उल्टा, पहले नियम का उल्टा है। कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर थी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती है। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आइए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम, कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होके जाती है, आप देखेंगे कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होके जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी जिस मार्ग से जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। तो 3 नियम। पहला नियम है, कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाती है। दूसरा नियम, कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होके जाती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, कोई भी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होके गुजरती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग का अनुसरण करती है, मतलब उससे विचलित नहीं होती है और वक्रता केंद्र से ही वापस जाती है। तो ये 3 नियम है। ये तीनों नियम आपके प्रतिबिंब बनाने में काफी महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब दोस्तों देखते हैं दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है।